Good afternoon, everyone. This is architect Divyanshu Sehgal from Sto Architects. So, आज मैं आप सबके बीच में आया हूँ आर्किटेक्चर के सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट डिज़ाइनिंग के बारे में बात करने। डिज़ाइनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसकी हमारी इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा महत्वता है। अगर आपकी बिल्डिंग, आपका घर देखने में ही अच्छा नहीं लगेगा या अंदर से उसकी स्पेशलिटी ही अच्छी नहीं होगी, आपका वहाँ पे रहने का मन भी नहीं करेगा, प्लस वो चीज़ बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाएगी। सो डिज़ाइनिंग सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट होता है। हम इस चीज़ को कभी भी एक कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर या किसी इंजीनियर पे नहीं छोड़ सकते। ये चीज़ अपने आप में ही एक कला होती है। सो इसीलिए हम इसको वास्तुकला कहते हैं। वास्तु इज एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड इन आर्किटेक्चर। सो आपको छोटी से छोटी जितनी भी चीज़ें हैं ये वास्तुकला के नाम से जानी जाती है। आज हम आपके बीच हैं स्पेशली इस फील्ड के बारे में बात करने, प्लस उन लोगों को गाइड करने के लिए जिनको आफ्टर हाई स्कूल ये डिसाइड करने में इश्यूज आते हैं कि उन्हें आगे किस चीज़ में परस्यू करना है एंड क्यों। सबसे ज़रूरी क्वेश्चन है ये। जिन लोगों को बिल्डिंग की डिज़ाइनिंग, प्लानिंग से रिलेटेड चीज़ें अच्छी लगती हैं, या इट्स नॉट लाइक कि उनका सिर्फ आर्ट में ही हाथ अच्छा है, बट उनका जो मेंटल स्टेमिना है वो इन चीज़ों में भी बहुत है, तो उन लोगों को आर्किटेक्चर की तरफ परस्यू करना चाहिए। बैचलर्स इन आर्किटेक्चर एक 5 साल का कोर्स है, काफ़ी फुल ऑफ लाइफ कोर्स है। इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, प्लस आपका जो वे ऑफ लिविंग है वो भी इसके साथ ही ऑल्टर होता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको एडजस्ट करना पड़ता है लाइफ में इन चीज़ों के साथ। सेकेंडली जिन लोगों को डिज़ाइनिंग में जाना है, दे कैन गेट इनटू बी डिज़ाइन एज वेल एज इसमें आगे आपका जो स्कोप है वो इंटीरियर से रिलेटेड ज़्यादा है बिल्डिंग के, क्योंकि बैचलर्स इन डिज़ाइनिंग इज़ ऑल अबाउट कि आपके जो इंटीरियर के एस्पेक्ट्स हैं बिल्डिंग के, या फॉर एग्जांपल एक पल्ले की चौखट से लेकर आपकी जितनी भी वार्डरोब्स हैं, सीलिंग है, फ्लोरिंग है, सारी चीज़ें वो सारी इसमें ही आती हैं। तो फॉर दोज पीपल बी डिज़ाइन इज़ वेरी गुड थिंग। प्लस जिनको एडमिनिस्ट्रेशन या अथॉरिटीज़ में काम करना है प्लानिंग से रिलेटेड, वो लोग बी प्लानिंग में जा सकते हैं। सो इट्स अ सेपरेट कोर्स। सो टुडे आई डिस्क्राइब अबाउट डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग बेसिकली दो तरीके की होती है। एक होती है मैक्रो लेवल और एक होती है माइक्रो लेवल। मैक्रो लेवल इज ऑल अबाउट द सिटीज़, प्लानिंग द सिटीज़। सो इसमें हम जो एस्पेक्ट्स की तरफ हम ध्यान देते हैं वो होते हैं हमारे लिए जैसे रोड्स, व्हीकुलर मूवमेंट, पेडेस्ट्रियंस। हम इसे कहते हैं अर्बन डिज़ाइन। हमारी फील्ड में इसको अर्बन डिज़ाइन कहते हैं। प्लस ये मास्टर्स इन आर्किटेक्चर में अवेलेबल होती है, एमआर्क अर्बन। सो अगर आपको हायर स्टडीज़ में जाना है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छे कॉलेजेस में, आप इस चीज़ को परस्यू कर सकते हो। इससे क्या होता है कि इसमें हमारी जो चीज़ें सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होती हैं आर्किटेक्चर में, वन ऑफ देम इज रिस्पॉन्सिव आर्किटेक्चर। क्योंकि अर्बन डिज़ाइनिंग के लिए आपको कभी भी खाली जगह अकेली नहीं मिलती, उसके इर्द गिर्द कुछ ना कुछ ज़रूर होता है जिसके रिस्पॉन्स में आके हम इन चीज़ों को डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल साइकिलिंग ट्रैक किसी सिटी में हमें इंट्रोड्यूस करना है, तो हमें पता होता है कि यार हमें ये जो हैवी व्हीकुलर पेडेस्ट्रियंस वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पे हमें साइकिलिंग ट्रैक किस तरीके से देना है, ये हमें बहुत तरीके से इन चीज़ों को प्लान आउट करना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ हम उसको वहाँ पे ले कर देंगे, उनको चैनलाइज करना पड़ता है प्रॉपरली, किस तरीके से उनकी मूवमेंट होएगी, कहाँ कहाँ ग्रीन स्पेसेस होंगी। सो एक छोटी सी एग्जांपल इस चीज़ की ये है। आज इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ये नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। बट हाँ, फॉर एग्जांपल जैसे आप एक स्ट्रीट से गुजर रहे हो और उसकी विड्थ कुछ ज़्यादा नहीं है, आपके पास 20 या 25 फुट की स्ट्रीट है और तकरीबन वो गेटेड है या वहाँ सारी उनकी फोर्टिफिकेशन हुई हुई है, तो वहाँ से अब जब आप जाते हो तो वो थोड़ा सा, अगर इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा लेस सिक्योर फील होता है। बट
जब आप वही चीज़ एक स्ट्रीट से गुजर रहे हो जहाँ पे आपके वेंडर्स खड़े हैं, तो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल जाती है कि हाँ यहाँ पे कुछ है मेरे पास। सो ये छोटी छोटी चीज़ें, ये भी एक फंक्शन है जो आपने उस एरिया को अलॉट करा। तो इन चीज़ों को स्ट्रेस करते हैं हम, अगर हम इन डेप्थ स्टडी कर लेते हैं मास्टर्स इन अर्बन डिज़ाइन की। बट अनफॉर्चुनेटली वो हायर स्टडीज़ हैं और यहाँ पे इतना यूटिलाइजेशन उसका नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अथॉरिटेटिव प्लानिंग ज़्यादा चलती है। टाउन प्लानिंग हो गई, बैचलर इन प्लानिंग होगी, एम प्लानिंग होगी। सो उस फील्ड में आप जा सकते हो। सो आज हम बात करेंगे माइक्रो लेवल की। माइक्रो लेवल इज ऑल अबाउट बिल्डिंग्स, डिज़ाइनिंग अ बिल्डिंग, बिल्डिंग की स्पेशलिटी, हम क्लाइंट्स की नीड्स को समझते हैं। अगर हम प्रोफेशनल फील्ड में इसके बारे में डिस्क्राइब करें तो किस तरीके से लोगों को हम उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनका एक बेस प्लान रेडी करके देते हैं। तो उनको उसके बाद उनको ये रियलाइज़ होना शुरू होता है कि हाँ, हम किधर से किस तरफ जाएंगे, हमारी बिल्डिंग कैसी बनेगी, प्लस क्या जो हमने चैनल्स दिए उनको घर के अंदर जाने के लिए, वो कैसे उनको एक हमने पूरा पाथ डायरेक्ट करा है। कहाँ पे वो अपना 80% टाइम स्पेंड करेंगे, कहाँ पे 20% करेंगे, कोई कॉरिडोर ही होता है, कहाँ पे रूम्स होते हैं। तो ये इन इन चीज़ों की प्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग की डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। एक्सक्यूज मी। So, I'll take a question from here. How do you reach a concept while planning a structure? This is from Soumya, right? Okay, Soumya. So you are talking about planning and structure. ये एक थोड़े से different दोनों aspects हैं architecture में. Structure एक completely अलग चीज़ होती है. Planning basically मैं उसी चीज़ पे बात कर रहा था अभी कि जो हमारी client की requirements होती हैं, हम उन चीज़ों पे ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं कि उनको क्या चाहिए। कुछ लोगों को फंक्शनली स्टेबल हाउस चाहिए होता है, बट कुछ लोगों को अपने घर की प्लानिंग वास्तु के हिसाब से चाहिए होती है। सो वेस्ट फेसिंग हाउस, ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग, हर एक हाउस की प्लानिंग अलग तरीके से होती है। किचन कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आती है, पानी का आना और जाना ये बहुत मैटर करता है, आपके सैनिटेशन वेस्ट का जाना बहुत मैटर करता है किस डायरेक्शन में जाएगी, आपके फाइनेंसेस से लेके काफ़ी सारी चीज़ें इसी पे डिपेंडेंट होती हैं। बट ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल जब लेवल पे हम आ जाते हैं तब ये डिस्कशन होती है। बट जिन लोगों को फंक्शनल प्लानिंग चाहिए होती है, जो लोग ज़्यादा वास्तु की तरफ नहीं इन्वॉल्व होते, उनके लिए ये चीज़ें उनको हम उस तरीके से ही डेवलप करके देते हैं। जैसे कुछ लोगों को ग्राउंड फ्लोर पे रूम्स ज़्यादा चाहिए होते हैं, कुछ को फर्स्ट पे ज़्यादा चाहिए होते हैं। सो उनकी प्लानिंग उस तरीके से ही होती है। एक एक्सपीरियंस क्रिएट करना होता है सबसे पहले घर के अंदर एंटर करने के लिए। घर की जो स्पेस है वो बाहर से कैसे दिखे, घर का जो आउटलुक है वो कैसा नज़र आए। सो हम जब इस डिज़ाइनिंग में आते हैं तो हम हमारे एक जो सबसे क्लियर एस्पेक्ट जो हमारे मन में जो सबसे क्लियर चीज़ होती है कि व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड शुड बी विजिबल आउटसाइड एज वेल। द डिज़ाइन शुड बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट। हम उस पर कुछ भी ऐसा ऊपर से ज़्यादा ना लगाएं कि वो बिल्डिंग फेक लगने लगे। बिल्डिंग शुड बी रियल, right? So we shouldn't be implementing false design elements on the building. So it should be clear cut example. It should be like a canvas. So ये जो चीज़ है कि बिल्डिंग हमारी किस तरीके से बाहर से नज़र आएगी, वो हमें प्लानिंग ही सिखा देती है। जब हम घर को प्लान करते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे कौन से ब्लॉक्स बाहर की तरफ हैं, कौन से ब्लॉक्स घर के अंदर की तरफ हैं, और किस चीज़ को अगर हमें स्ट्रेच करना है बाहर की तरफ तो वो किस वजह से करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें प्लानिंग ही सिखाती है। उसके लिए जो ये प्रोसेस होती है वो होती है आपकी क्लाइंट की तसल्ली की, क्लाइंट की जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीटअप करने की, प्लस जो आपके लिए चीज़ें ज़रूरी है आपने अपने सेगमेंट में देखनी है। आजकल जैसे घर के अंदर आईटी रूम्स भी बनते हैं। सिंस इंडिया में हमारे यहाँ पे काफ़ी वोल्टेज फ्लक्चुएशंस के भी इशू होते हैं, तो सर्वो रूम्स अलग से बनते हैं, आईटी रूम्स बनते हैं। हर एक चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए आजकल एक नई चीज़ आ गई है। सो इन एस्पेक्ट्स को हम बहुत ध्यान में लेके चलते हैं। प्लस जो सबसे ज़रूरी चीज़ है डिज़ाइनिंग की, डिज़ाइन शुड बी यूनिक इन इटसेल्फ।
उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो पहले किसी ने की हो। अगर आप कोई हिस्टोरिक डिज़ाइन कर रहे हो, जैसे कि जो पुराने आर्किटेक्चरल मूवमेंट्स थी, क्लासिकल आर्किटेक्चर, अगर आसान भाषा में कहूँ आपको ज़्यादा इजी लगेगा, तो आप उनकी स्टडी कर सकते हो उस चीज़ की कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमने बिल्डिंग पे देने हैं। अगर किसी ने क्लासिकल डिज़ाइनिंग में विला या बंगलो बनाना है तो वो कैसा नज़र आएगा। बट अगर आप कंटेम्प्रेरी फॉर्म में जाते हो, मॉडर्निज्म की तरफ जाते हो, मिनिमलिस्टिक जिसको हम कहते हैं, मीज वेंडर रोहे वाज एन आर्किटेक्ट एंड ही हैड दिस मोटो, लेस इज मोर। सो जितना कम से कम होगा उतना आपकी बिल्डिंग ज़्यादा निखर के आएगी। was a very important statement from मीज वेंडर रोहे। सो इन चीज़ों को जितना हम यूटिलाइज करते हैं अपने डिज़ाइन में, उतना ही हमारा डिज़ाइन उभर के आता है। सो हमारे जो डिज़ाइनिंग के एस्पेक्ट्स हैं हमारी फर्म के, वो इसी पे ही बेस्ड हैं सारे, कि जो क्लाइंट की डिमांड है, जैसा सा क्लाइंट का अपना एक बाहर से पर्सनैलिटी है, वो चीज़ उसकी बिल्डिंग में भी नज़र आए। सो वो एक घर वाली फील आनी चाहिए उसको कि हाँ ये मेरा घर है एंड ये इस तरीके से ही बनाया गया कि इसमें मैं रहता हूँ। लाइक बहुत छोटी सी एग्जांपल दूंगा, जैसे न्यूजीलैंड, एक मूवी थी, न्यूजीलैंड में एक छोटे छोटे हाउसेज बनाए थे उन्होंने, वो हॉबिट्स के लिए थे। तो वो बहुत क्लियरली इस चीज़ को बता रहे थे कि हाँ ये इन लोगों का घर है क्योंकि यहाँ पे ये लोग रहते हैं। एक्चुअली उन्होंने एक जो वो फिगर बनाया था, हॉबिट जिनको कहते हैं, वो बनाए उसके लिए ही था, घर के लिए। सो वो कुदरती वो चीज़ उनके हिसाब से बिल्कुल सही बैठ गई। यहाँ पे कुछ वैसा सा ही हमारी रियल लाइफ में भी होता है। हमें अपने क्लाइंट के हिसाब से बिल्डिंग्स डिज़ाइन करनी होती हैं। हर बिल्डिंग का एक इमोशन होता है। लाइक बोल्डनेस होती है आपकी बिल्डिंग में, तो पूरी बिल्डिंग को आप ब्राइट वाइट छोड़ के कोई एक ऐसा सा टेक्सचर बिल्डिंग में डाल दो ताकि वो देखने में पूरी बोल्ड लगे, स्टैंड आउट करे बाकी की अपनी सराउंडिंग से। बट हाँ, रिस्पॉन्सिवली वर्केबल होनी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपकी बिल्डिंग से लाइट आ गया, साथ वाले में जाए ना वो पूरी बंद हो जाए। तो वो बाय लॉज के हिसाब से आपको वर्केबिलिटी भी बिल्डिंग की देखनी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो सिमिलर से कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो डिज़ाइन में हम देखते हैं। हम विल टेक आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, सो एक क्वेश्चन आया है हमें, हाउ डू यू डिज़ाइन फॉर एन इंडिविजुअल सेक्टर ऑफ द सोसाइटी, लाइक डिज़ाइनिंग इन रूरल एरियाज। सो जब हम रूरल एरियाज की बात करते हैं तो इट्स बेसिकली वर्नाकुलर आर्किटेक्चर। ज़्यादातर लोग जो पहले जितनी भी कंस्ट्रक्शन करते थे वो या तो मड वॉल से होती थी या सन ट्राइड ब्रिक्स से होती थी। तो आजकल जितनी भी रूरल एरियाज में ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन पहले मड वॉल से ही होती थी, पर आजकल दे हैव शिफ्टेड टू नॉर्मल ब्रिक्स एज वेल। जितनी भी जो हमारी लोकली अवेलेबल ब्रिक्स होती हैं उन्हीं से कंस्ट्रक्शन होती है। सिंस उनकी जो ज़्यादातर डिपेंड करता है, आजकल रूरल एरियाज में भी शहरों जैसे घर बनने लग गए हैं, तो वो कॉलम स्ट्रक्चर या लोड बेरिंग स्ट्रक्चर पे बनाते हैं बिल्डिंग्स आज वहाँ पे। इट्स नॉट लाइक कि हम जैसे पहले सोचते थे कि जो हमारे यहाँ आसपास के सबर्ब्स हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी भी वैसी सी वर्नाकुलर फॉर्म में होती है। कंस्ट्रक्शन हैज चेंज लॉट। लोग बहुत अवेयर हो गए इस चीज़ को लेके कि घर जो है वो ड्यूरेबल होना चाहिए, उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए। सो आजकल वो चीज़ें नहीं उस तरीके से डेवलप नहीं करते हैं। बट हाँ, कुछ जगहें हैं जहाँ पे हमें उस वर्नाकुलर आर्किटेक्चर को पुट फॉरवर्ड हम करते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल काफ़ी सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि रिजॉर्ट्स होते हैं। तो वहाँ पे लोगों को लगता है कि कुछ ऐसी सी यूज़र फ्रेंडली और थोड़ी लोकल्स वाली फील देने वाली डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को कंसिडर करके चलते हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो कि घरों की रूफिंग पे भी लगता है, काफ़ी पहले से लगता आया। जैसे विलेजेस में छोटे छोटे वो बनते थे, जितने वो साइड पे कुप से बनते थे जिनको हम पंजाबी में कहते हैं। तो उनकी जो कवरिंग ऊपर से होती थी वो स्ट्रॉ बेल से करते थे। स्ट्रॉ बेल इज बेसिकली पराली, जो जिसको हमें आए दिन सुनने में आता है कि पराली बहुत जला रहे हैं पंजाब और हरियाणा में। तो बेसिकली उस चीज़ को जलाने की नीड नहीं है। अगर उसकी अच्छी पैकिंग हो तो उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। उनकी रूफिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। इवन वॉल्स में भी यूज़ होती है। वो पराली है, इसका मतलब ये नहीं कि कल को वहाँ पे चिंगारी लगेगी तो उस पर आग लग जाएगी। उसकी पैकिंग इतनी टाइट होती है कि वहाँ पे ऑक्सीजन अंदर
बैठ नहीं पाती, तो उसका कंटेंट ही बहुत सॉलिड होता है जब हम उसकी वॉल बनाते हैं। तो ये जितनी भी आर्किटेक्चर आजकल रूरल एरियाज में हो रही है, ये सारी जितनी भी प्लानिंग या प्रैक्टिस कर रहे हैं आर्किटेक्ट, तो वहाँ पे भी आजकल ब्रिक्स ही यूज होती हैं। काफी जगहों पे तो कॉलम स्ट्रक्चर भी यूज होने लग गया है। सो अर्बनाइजेशन काफी लार्ज स्केल पे हो रही है। जहाँ तक बात है, अभी भी जो काफी पिछड़े एरियाज हैं इंडिया के भी हमारे, वहाँ पे चलती है ये चीज, मड कंस्ट्रक्शन भी होती है, ऊपर स्ट्रॉ बेल से कवरिंग कर देते हैं। यही चीज आजकल रिजॉर्ट्स में भी लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा उसको ट्रेडिशनल सा टच देने के लिए, क्योंकि बंदे को पता लगना चाहिए कि वो घर से बाहर आया। सो सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप मेरी आज की जितनी भी मैंने आपको ये चीज़ बताई, उसमें से सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट जो निकल के आता है वो है हमारा इमोटिव आर्किटेक्चर, इमोशंस। जब भी हम आपको किसी बिल्डिंग में लेके जाते हैं या बिल्डिंग से बाहर लेके आते हैं, तो आपका इमोशन बहुत मैटर करता है कि आपको क्या चीज़ फील हो रही है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात करते हैं टेम्पल की, तो टेम्पल की प्लानिंग इस वे से होती है कि जब आप उसके अंदर जाते हो ना, तो आपको बहुत डोमिनेटिंग सी फील आती है, तो आपको लगता है कि यहाँ पे सच में भगवान है। सो इट्स डिजाइन्ड इन दैट वे, टेम्पल हैज बीन डिजाइन्ड इन दैट वे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द इराज और द सेंचुरीज। जब से भी टेम्पल की डिजाइनिंग है वो इसी तरीके से है। जैसे आप किसी स्पेस के अंदर जाते हो, अगर वो स्पेस में जो स्लैब की हाइट है वो 10 या 11 फुट की होगी, और आगे जाते एकदम से उसको डबल हाइट कर देंगे, 20 या 22 फुट पे कर देंगे, तो जब आप इस स्पेस से ट्रैवल कर रहे हो और अंदर आते हो, तो आपको एकदम से कंजस्ट होने के बाद एक ओपननेस वाली फीलिंग आती है। तो यू बिगिन फीलिंग कि यहाँ पे कोई पावर है ऐसी सी जो काफी डोमिनेटिंग है। आपको अपने अंदर से ही काफी रिलैक्सिंग सा फील होने लग जाता है। तो वो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड गॉड, राइट? So the planning is behind all this, the structure, the planning. So I'll take my next question from here. Okay, so that's an interesting one from Lakshay. How do you design a staircase in the building? That's a very tricky element in a structure. Okay, Lakshay. एक्चुअली स्टेयरकेस कोई इतना ट्रिकी एलिमेंट नहीं है। जब आप आर्किटेक्चर परस्यू करते हो, आपका 1 या 2 सेमेस्टर में आपको स्टेयरकेस ही समझाई जाती है। वो इसीलिए समझाई जाती है क्योंकि स्टेयरकेस सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हर एक बिल्डिंग में। हर घर में लिफ्ट्स या एलिवेटर्स नहीं होती, बट हर घर में आजकल एक फ्लोर ऊपर ज़रूर होता। तो ऊपर जाने के लिए आपको एक फ्लाइट ऑफ स्टेप्स लेनी ही पड़ती है। सो स्टेयरकेस के 2 पार्ट्स होते हैं। जो आर्किटेक्चरल पार्ट्स हैं, जो उसके स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं वो डिफरेंट है। स्ट्रक्चरल पार्ट्स में एक बीम स्टेयरकेस के पीछे से डलता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंगर, और जो आर्किटेक्चरल पार्ट्स हैं वो है उसका राइजर एंड ट्रेड। जो स्टेयरकेस का राइजर आपकी पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए प्रपोज्ड है वो है 6 to 7 इंचेस, और जो उसका ट्रेड है वो है 10 to 12 इंचेस। सो अगर आपकी स्टेयरकेस की डायमेंशन इतनी सी होंगी कि अगर आपका 6 इंच का राइजर और 12 इंच का ट्रेड होगा, तो आप किसी भी फ्लाइट पे बहुत इजीली चढ़ जाओगे। स्टेयरकेस पे आपकी जो 18 से 19 या 20 स्टेप्स की स्टेयरकेस होगी, आप बहुत इजीली उस गैप को कवर कर सकते हो विदाउट एनी पेन, विदाउट एनीथिंग। बट अगर वो राइजर 7.5 इंच से ऊपर हो जाएगा, तब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। सो इसीलिए हम जब भी स्टेयरकेस डिज़ाइन करते हैं, हमारे जो कंसेप्ट होते हैं उनमें सबसे पहली चीज़ यही होती है कि हम राइजर को एक लिमिट में रखें। 6.5 to 7 इज कम्प्लीटली फाइन। 6 इज फॉर पब्लिक स्टेयर केसेस। वहाँ पे आपको स्टेयर केस बनानी भी काफ़ी बड़ी पड़ती है। 6 फुट की बड़ी स्टेयर केस बनती है पब्लिक बिल्डिंग्स में, उससे नीचे अलाउड नहीं होती। तो जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे आपको 3 फुट की स्टेयर केस इज सफिशियंट। देन जो बात आती है लैंडिंग की, जब हम फ्लाइट पे चढ़ रहे हैं स्टेयरकेस की, जो हमारा राइट पैर है अगर हमारा ऊपर है, तो आपकी लैंडिंग कंप्लीट होनी चाहिए। ऊपर जाके जब आप उतरो तो लेफ्ट पैर आपका स्लैब पे आना चाहिए। प्लस बीच में 11 या 12 स्टेप्स के बाद हमें एक लैंडिंग देनी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि कोई भी पर्सन जब स्टेयरकेस चढ़ रहा है तो वहाँ पे उसको रेस्ट दे सके। स्टेयरकेस की भी टाइप्स होती हैं, डॉग लेग स्टेयरकेस होती है या एल शेप होती है। तो ये सारी फर्दर डिपेंड करता है, जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो आपकी डिमांड के हिसाब से कौन सी स्टेयरकेस परफेक्ट फिट कर रही है। ऑल्सो कुछ लोग प्लानिंग ही एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की फॉर्म में करते हैं अपनी बिल्डिंग्स की, इमोटिव स्पेशलिटीज़ के बेस पे, तो उनकी स्टेयरकेसेस भी कस्टमाइज्ड होती हैं। बट हाँ, उनके ये कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं कि हमने इतनी फ्लाइट्स चढ़नी है, यहाँ पे हमने रेस्ट लेनी है, देन हमने ऊपर की तरफ चले जाना। सो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है।
स्टेयरकेस के लिए। हाँ जी, ओके। सो व्हाट्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन? How do you get creative with your concepts and what are your inspirations? Okay, so it's about the if you're talking about the inspiration of design with me, design is everywhere around you, in the nature, everywhere. अगर आप कुदरत की तरफ देखोगे कभी भी, एक थोड़ा सा टाइम हमें ना इन बिल्डिंग से, आपको बिल्डिंग बनाने के लिए बिल्डिंग से थोड़ा दूर बैठना पड़ता है, थोड़ा टाइम आपको सोसाइटी में जाके स्पेंड करना पड़ता है, लोगों के साथ उनकी नीड्स को जानना पड़ता है। प्लस सेकेंडली आपको ये चीज़ भी सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि आप नेचर की तरफ भी ध्यान दो, क्योंकि कुदरत जो है उसका जो रचनाकार है वो सबसे बड़ा आर्किटेक्ट वही रहा है। सो अगर आप नेचर की तरफ देखो तो प्लांट से लेके, प्लांट्स की रूट से लेके, ग्रास से लेके, हर चीज में एक बहुत ही पैरामीट्रिक वे में एक आर्किटेक्चर का कंसेप्ट चल रहा है। उसी की एंड पॉइंट्स है जिन्हें पकड़ पकड़ के हम सोच सोच के चीजें डेवलप करते हैं। जैसे हमारा लास्ट एक प्रोजेक्ट था वो हमारी ओरिगेमी सीरीज में से था। सो वी एक्चुअली डिजाइंड अ होम जिसमें एक बाहर एक स्टेयरकेस थी, उसका हमने ओवरलैप करा था पेपर फोल्ड से। सो ये बहुत यूनिक सा कंसेप्ट था। वी एक्चुअली वांटेड समथिंग डिफरेंट फॉर दैट क्लाइंट, क्योंकि वो उनका भी काफ़ी जो पर्सनैलिटी थी वो यूनिक सी थी। उनको थोड़ी वील्ड सी शेप्स पसंद थी, तो हमने उनको एक पेपर फोल्ड फॉर्म में डिज़ाइन दिया था। तो वो थोड़ा स्टैंड आउट भी कर रहा था बाकी के रेजिडेंसेस से। इट वाज क्लियरली विजिबल कि ये एक स्टेटमेंट है, ये एक लैंडमार्क है। अ बिल्डिंग शुड बी अ लैंडमार्क, बट हर बार लोगों को एक लैंडमार्क ही नहीं चाहिए होता। कुछ लोगों को बहुत सटल सी बिल्डिंग चाहिए होती है कि पूरे फसाड में, जितनी भी उनकी कॉलोनी है उसके फसाड में वो चीज़ भी ढल जाए, वो सेम नज़र आए। सो इट्स अपॉन द यू नो रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट्स। इट्स नॉट ऑलवेज अप टू यू कि कैसे बिल्डिंग को बनाना है, बट हाँ, द बिल्डिंग शुड बी डिजाइंड इन अ वाइट ब्लॉक। पूरी बिल्डिंग एक वाइट एलिमेंट में होनी चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ कि आपने इसके ऊपर क्या मटेरियल लगाना क्या नहीं लगाना, उसके बावजूद भी आपकी बिल्डिंग अच्छी लगनी चाहिए। अगर वो एक वाइट फॉर्म में अच्छी लग रही है तो कल को मटेरियल के साथ और भी अच्छी सूटेबल बिल्डिंग बन के निकल सकती है। बट हमें ज़्यादा मटीरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए डिज़ाइंस को लेके, ज़्यादातर हमें अपने आर्किटेक्चर को फॉलो करना चाहिए। प्लस इंटीरियर्स भी आपके आर्किटेक्चरल होने चाहिए कि आपकी वॉल्स नीट एंड क्लीन हो, फर्दर उसकी प्लानिंग उस तरीके से, उसकी सर्कुलेशन भी जो है घर की जैसी प्लानिंग है उसको एक्सेप्ट करे, उसका रिस्पॉन्स अच्छा हो घर की प्लानिंग का आपकी सर्कुलेशन से। सो वो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो हम लेके चलते हैं। कौन से? ओके, ये वाला कॉम्प्रोमाइज बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? या सी, नेचर में काफ़ी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है डेवलपमेंट की वजह से, बट हम लोग प्रमोट करते हैं कि आप जो है थोड़ी फ्रेंडली आर्किटेक्चर करो। यानी कि जो आपकी जितने भी आपके लैंडस्केपिंग है, लैंडस्केपिंग आजकल एक अलग ही फील्ड है हमारी, इसमें एमआर्क लैंडस्केप उसको कहते हैं। वो फर्दर मास्टर्स इन आर्किटेक्चर, मास्टर्स इन लैंडस्केप आर्किटेक्चर आप कर सकते हो। तो उससे क्या होता है कि उससे आपको सीखने को मिलता है। एक बॉटनी एक कोर्स है जिसमें आपको प्लांट्स की स्टडी, नेचर के बारे में काफ़ी कुछ पता लगता है। सो इसके पीछे भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो इस चीज़ को रोकते हैं। आर्किटेक्चर जो है वो इतना ख़राब नहीं कर रही है नेचर को जितना प्लानिंग कर रही है। सो हमारे कंट्री में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो है प्लानिंग की। सबसे पहले हम बिल्डिंग्स तो अच्छी दे देंगे, पर उनको रखने के लिए जो एनवायरनमेंट अच्छा चाहिए, जो रोड्स चाहिए, जो ग्रीन स्पेसेस चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको एक अच्छा प्लानर ही दे सकता है। अर्बन प्लानर हो, टाउन प्लानर हो, या जो अथॉरिटीज़ हैं जो पीछे से इनको फंड कर रही हैं। ये जो स्मार्ट सिटी मिशन गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, इनमें यही चीज़ें हैं, वो कुछ एक चीज़ों को टैकल करते हैं। आपके कुछ नोड्स होते हैं जिनको आप कैच करके सिटी में प्लानिंग स्टार्ट करते हो। फॉर एग्जांपल, आई एम फ्रॉम जलंधर। यहाँ पे उन्होंने एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की डिमांड करी थी। तो जब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें स्टेडियम्स बनते हैं, तो पॉपुलेशन जो होती है, जो जितने लोगों ने उस चीज़ को एक्सेस करना है वो डेफिनेटली बढ़ेगी। जब आप स्टेडियम ही 15 से 20 हज़ार कैपेसिटी का मिनिमम बनाते हो
तो आपको पता होना चाहिए कि उसके इर्द गिर्द जितनी भी रोड्स हैं, जितने भी फ्लाईओवर्स हैं, वो उसका लोड बेयर कर सकें। कल को अगर वो उसका लोड ही नहीं बेयर कर सकेंगे तो आपकी जो डिजाइनिंग है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो उन चीज़ों को रिस्पॉन्स में लेके आने के लिए आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, और इसी से ही कल को आपकी जो आर्किटेक्चर है, आपकी डिजाइनिंग है, वो फ्लरिश करती है। सो वन एंड ऑल ये सारी चीज़ें आर्किटेक्चर में ही आती हैं, एंड आपको इन चीज़ों को एक साथ लेके ही चलना पड़ता है। अगर आप इन चीज़ों को एक साथ लेके नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं वो लिंक्स टूट जाएंगे और वो चीज़ कुछ और ही बन के निकलेगी, और कल को वो इश्यूज क्रिएट करेगी आपकी सोसाइटी में ही, राइट? There is a question about sustainable architecture. Last question, right? Okay. So there is a question about sustainable architecture right now from someone. So the thing is that sustainable is basically the way I was talking about green, कि ये चीज़ें जो हमारे ट्रीज हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए रिटेन करनी बहुत ज़रूरी हैं। सिमिलरली सस्टेनेबल इज विद द ग्रीन्स एज वेल एज विद द सराउंडिंग्स एज वेल एज विद द बिल्डिंग एज वेल। सो हमारी बिल्डिंग भी सस्टेनेबल होनी चाहिए। हमारे जितनी फॉर एग्जांपल जितने हम मटेरियल्स बिल्डिंग के बाद यूज कर रहे हैं, प्लास्टर से लेके पेंट से लेके, ये सारे प्लास्टिक पेंट्स होते हैं आजकल। हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी मिक्सिंग आ गई हुई है। सो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं, जब आप इस कोर्स को स्टडी करोगे उसके दौरान आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर पता लगेंगी। फॉर एग्जांपल जैसे जो हमारी आर्किटेक्चर होती है उसमें हम क्या करते हैं कि एक देयर इज अ वर्ड कॉल्ड ब्रूटलिज्म। ब्रूटलिज्म में जैसे ब्रिक्स यूटिलाइज करते हैं, जो आपकी चीज़ बिल्डिंग के अंदर है वो बाहर नजर आनी चाहिए। जो भी आपकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो दिखना चाहिए। हम उसको अनफिनिश छोड़ते हैं, प्लास्टर नहीं करते, वो लुक वाइज अच्छी लगती है। और टू बी वेरी फ्रैंक दैट सस्टेनेबल फॉर मी, क्योंकि प्लास्टर हो गया, बार बार उसको पेंट कराना, जो चीज़ की वेदरिंग हो रही है वो चीज़ ज़्यादा बेटर लगती है। हम लोग यहाँ से टिकट्स खर्च के यूरोप में, स्कॉटलैंड में कैसल्स देखने जाते हैं जिनकी वेदरिंग हुई होती है, ग्रीन हुए होते हैं, बट वही चीज़ जब हम यहाँ पे अपनी सरकारी बिल्डिंगों पे हुई देखते हैं तो हम लोग मुंह बना लेते हैं, यार कितनी गंदी बिल्डिंग बनी हुई है। सो उसका क्या बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है ना। सो जो डिज़ाइन आइडियोलॉजी है वहीं पे है। गवर्नमेंट की फंडिंग ज़रूर एक लिमिट में होती है, पर हाँ वो जो चीज़ है उसका एक अपना ही बेनिफिट है। सो आई होप मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। एंड सो दिस इज फॉर टुडे। जो लोग इस वीडियो को नहीं देख पाए या किसी कारणवश उन्होंने इसको मिस कर दिया, देयर विल बी अ लिंक डिस्क्लोज्ड इन द Instagram page of Transforming Spaces, so you will be able to watch this video from there onwards, right? So thank you. I'll be signing off now. Architect Divyanshu Sehgal, take care.